जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, यह जैव प्रक्रम और पोषण के 5वें नंबर का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पाचन में कौन-कौन से अंग भाग लेते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कि पाचन क्या होता है और उसमें मुख गुहा का कार्य भी हम लोग सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मुख गुहा के आगे भोजन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ठीक है? और कौन-कौन से अंग होते हैं और वो भोजन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जान चुके थे यहाँ से कि मुख गुहा जो होता है ऊपरी तथा निचली जबड़े से ढका हुआ क्षेत्र होता है। ऊपरी तथा निचले जबड़े से ढका हुआ क्षेत्र होता है, जिसको ढक आगे से ढकने के लिए दो मांसल रचना पाए जाते हैं, जिसे ओठ कहा जाता है। ठीक है? और इसके अंदर ना दो चीजें पाई जाती हैं, एक दांत और दूसरा जीभ। और जीभ में ही हमारे उपस्थित होती हैं लार ग्रंथियां, ठीक है, जो भोजन को रासायनिक रूप से पचने में सहायता करती है। और मुख मुख में ना, हमारे मुख गुहा में दो तरह का पाचन होता है। एक होता है यांत्रिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन करने का काम जीभ करता है। जीभ से निकलने वाली सलाइवा, जो लार निकलता है, जो लार ग्रंथियों से लार निकलता है, उसमें उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और उसके साथ ही दांत हमारा क्या करता है, भोजन के बड़े कणों को तोड़ करके काट करके पीस करके छोटा छोटा करता है। तो दांत जो है यहाँ पे यांत्रिक पाचन करता है और जीभ हमारा रासायनिक पाचन करता है। और इसके साथ ही जीभ के लार लार से सना भोजन चिकना हो जाता है, जो जीभ जिस पे बल लगा करके उसको ग्रास नली में भेज देता है। तो जो अपना ग्रास नली होता है ना, जो ग्रास नली होता है, यह मांसल पाइप नुमा रचना होता है तथा इसके दीवारों में जो कंपन उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से भोजन के कण आगे की ओर गति करते हैं। गति करते हैं। और यह जो अपना ग्रास नली होता है ना, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं, मुख गुहा पहले समझ चुके हैं। इसके साथ अभी हम समझ गए किसको, ग्रास नली को, कि यह एक मांसल पाइप नुमा रचना होता है। इसकी दीवारों में कंपन उत्पन्न होती है। जैसे ही भोजन का कण आता है तो इसकी दीवारों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और उसी कंपन के कारण इनकी दीवारें जो है ना मूवमेंट देती है। तो हमारा भोजन का जो कण है वो क्रमांक कुचन गति करता है। क्रमांक कुचन गति के सहारे भोजन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर आगे की ओर क्या करता है, गति करता है। और यह जो ग्रास नली अपना है, यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। अमाशय से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ से मुख गुहा से भोजन अपना ग्रास नली में, चूंकि लार मिल चुका है भोजन में, तो भोजन चिकना हो चुका है और ज्यादा अच्छे से
फिसल सकता है और हमारा ना ग्रास नली में मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली की दीवारें जो है ना उसमें मूवमेंट दे करके और क्रमांकुचन गति पैदा कर करके उसको कहाँ भेजती है, आगे की ओर भेजती है। तो अब चलिए आगे भोजन हमारा कहाँ जाता है, आगे भोजन चला जाता है हमारा अमाशय में। अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचा तो अब चलिए अमाशय के बारे में पहले जान लेते हैं। तो यह जो है ना अमाशय जो अपना है यह लगभग जे के आकार का मांसल थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा संरचना है। यह लगभग क्या है, जे के आकार का होता है, जे के आकार का होता है और थैलीनुमा संरचना होता है। इसकी दीवारों में ना इसका निर्माण ना जठर ग्रंथियों से, इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की दीवारों में जिससे अमाशयी रस या जठर रस स्रावित होता है। जठर रस से यानी कि अमाशय से जो रस निकलता है, अमाशय की दीवारों पे जो ऊपरी ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं, जिससे अब जो रस स्रावित होता है उसे अमाशयी रस या फिर जठर रस या पाचक रस भी कहा जाता है। यह पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है और इस जठर रस में ना मुख्य रूप से HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह एक प्रबल अम्ल है जो ग्रास नली से भोजन आया रहता है, जो ग्रास नली से भोजन आया रहता है अमाशय में, उस पे क्या करता है, ये उसको अम्लीय बना देता है, उसको अम्लीय बना देता है। इस अम्ल का मुख्य काम है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं विषाणुओं को मारना। इसके साथ ही भोजन को पचने के लिए या फिर पचने में आसान बनने के लिए क्या करना, अम्लीय करना। ठीक है, तो यहाँ ना भोजन जो हमारे अमाशय में है ना, अमाशय में भोजन कुछ समय के लिए रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है, यानी कि अमाशय में भोजन कुछ समय के लिए क्या होता है, रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है। ठीक है, अमाशय जो है इसमें भोजन क्या होता है, कुछ समय के लिए स्टे करता है और उस क्रम में ना, उस क्रम में अमाशय अमाशय भोजन में क्या मिलाता है, अम्ल मिलाता है। यह अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। यह अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, पहिल का काम। दूसर का काम क्या करता है, भोजन में उपस्थित सभी हानिकारक जीवाणुओं को
भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो यह था आमाशय के बारे में डिटेल। यहाँ से भोजन हमारा अम्लीय बन जाता है और भोजन पहले से हमारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। जैसे ही उसमें अम्ल मिलता है तो वो गाढ़े लेई की संरचना में आ जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। यानी कि आमाशय जो अपना है ना, भोजन को काइम में भी बदलता है। आमाशय किसको? भोजन के कण को काइम में बदलता है। और यहाँ से भोजन, अब बात की जाए आमाशय के भागों का, तो आमाशय में कुल 3 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग इसका कार्डियक होता है, लास्ट वाला भाग पाइलोरिक होता है और बीच वाले भाग को फुंडिक कहा जाता है। ठीक है, तो आमाशय में कुल 3 भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले भाग को कार्डियक कहा जाता है, लास्ट वाले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है और बीच में फुंडिक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से ना, यह अमाशय कायम बनने के बाद अमाशय से भोजन थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है और जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है ना, तो आप मिलते हैं आपको यकृत। भाई साहब, यह जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात की जाए वेट का, तो पुरुषों में इसका वजन जो है 1.5 kg, महिलाओं में 1.3 kg पाया जाता है। ठीक है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह है इसका वजन। इसके साथ ही ना, इस यकृत से एक रस निकलता है, जिसे इस यकृत से निकलने वाले एक रस निकलता है जो हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसे पीत रस कहा जाता है। और यह क्षारीय होने के साथ साथ जौहर को भी निष्क्रिय करता है। बॉडी में जितने भी टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं सबको निष्क्रिय अपना यकृत ही करता है। ठीक है, तो यहाँ से यह जो है क्या करता है, एक रस निष्कासित करता है, रस छोड़ता है, जिसे पीत रस कहा जाता है। यह हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, और यह ना यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यह पित्ताशय में संचित हो जाता है। इसका मुख्य कार्य का बात की जाए, पित्त रस का कार्य अगर जान लिया जाए, तो अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करना। पहिल का काम इसका क्या है? अम्लीय जो भोजन हमारा है, अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करना। सभी जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय करना। बॉडी के लिए जितने हार्मफुल हैं, जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक पदार्थ हैं, सबको क्या करता है, जहरीले पदार्थों को क्या करता है, निष्क्रिय करता है।
अब यहाँ से ना यकृत एकमात्र ऐसा ग्रंथि है, यकृत एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो कि पाचन तंत्र में भाग तो लेता है लेकिन भोजन इसके अंदर नहीं जाता है। यह अम्लीय काइम को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, लेकिन इसके अंदर भोजन नहीं जाता है। इसके साथ ही यकृत के कोशिकाओं में न सेंट्रोसोम की अधिकता पाई जाती है। यही कारण है कि यकृत अपना क्षतिपूर्ति तुरंत कर लेता है। अगर किसी कारणवश आपका यकृत क्या हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बहुत तेजी से होती है। ठीक है, यकृत की कोशिकाओं में और जीभ की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक यह था यकृत। अब यहाँ से यकृत से भोजन जो है ना अपना, यकृत से भोजन जब क्षारीय हो निष्क्रिय हो जाता है तो निष्क्रिय भोजन ना अग्न्याशय की ओर बढ़ता है। और अग्न्याशय के बारे में बात किया जाए तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है कि यह ना भोजन में पाचन के लिए एंजाइम, भोजन में पाचन के लिए एंजाइम तथा भोजन में उपस्थित कणों को निष्क्रिय और पचाने के लिए हार्मोन भी निष्कासित करता है। हार्मोन भी निष्कासित करता है, यानी कि वैसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्न्याशय अपना ना भोजन को में पाचन के लिए एंजाइम के रूप में अग्न्याशयी रस निकालता है, जिसमें उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टोन में विभक्त करता है। ठीक है, उपस्थित पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के कणों को पेप्टोन में विभक्त करता है। और इसके अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन जो हार्मोन है ना, यह भोजन में उपस्थित ग्लूकोज या फिर चीनी के पाचन के लिए सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन डिसबैलेंस होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो हमें एक बीमारी होती है जिसे चीनी रोग, रज रोग या फिर शुगर के नाम से हम लोग, या फिर मधुमेह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह बीमारी खून में उपस्थित ग्लूकोज के नहीं पचने से होता है। और उसका जिम्मेवार कौन होता है, इंसुलिन होता है। जब हमारे अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अपना काम सही से नहीं करती हैं तो उनमें से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित नहीं होता है, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यह हमारा जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय में भोजन जाता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। भोजन जाता है तो यह एंजाइम के रूप में पेप्सिन निष्कासित करता है, निष्क्रिय पेप्सिन, निष्कासित पेप्सिन जो है ना प्रोटीन के कण को, किसको, प्रोटीन के कण को, तोड़ देता है। ठीक है, और यह इंसुलिन जो है क्या करता है, चीनी के पाचन में या फिर ग्लूकोज के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ से यह था हमारा अग्न्याशय। अब अग्न्याशय से भोजन जैसे ही आगे बढ़ता है तो भोजन हमारा ना छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है। छोटी आंत क्या है भाई, छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई जो होती है ना 6 से 8 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर, 6 से 8 मीटर। ठीक है, यह लंबा होता है। इसके साथ ही इसके कुल 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कुल
तीन भाग होते हैं। एक भाग होता है अपना ग्रहणी, दूसरा भाग होता है इलियम, ग्रहणी इलियम, जेजुनम, ठीक है। एक हो जाता है ग्रहणी, इलियम और जेजुनम, ठीक है। यह छोटी आंत की कुल तीन भाग है, ठीक है। इसके साथ ही छोटी आंत के दीवारों पे ना, छोटी आंत के दीवारों पे अंगुली के समान रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है, जिसे विल्ली कहते हैं, विल्ली कहते हैं, ठीक है। यह बिल्ली का कार्य क्या होता है? इस बिल्ली का काम यही होता है कि जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन पूर्णतः पच जाता है और भोजन में उपस्थित जितने भी मिनरल्स होते हैं इन बिल्लियों के द्वारा उसको अवशोषित करके ब्लड में ले जा करके मिक्स कर देना रहता है, ठीक है। तो यह छोटी आंत में पाई जाती है और यह अंगुली के समान रचना होती है और उसे बिल्ली कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। इसके कुल तीन भाग होते हैं, पहला भाग ग्रहणी, दूसरा का भाग इलियम और तीसरा का भाग जेजुनम होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हमारा अगला भाग हो जाता है, हमारा बड़ी आंत। अगला भाग हमारा हो जाता है बड़ी आंत। यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, यानी कि पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। इसके कुल दो भाग होते हैं, एक होता है कोलम, दूसरा का होता है रेक्टम, ठीक है। एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। अब देखिए आप ना, देखिए दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पाइप नुमा संरचना होती है, तो इसको जोड़ने के लिए एक ज्वाइंट पाया जाता है जिसको सिक्कम कहते हैं, सिक्कम के द्वारा छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए बड़ी आंत का दो भाग होता है, कोलम और रेक्टम। तो कोलन का काम क्या होता है कि भोजन के जो पचे हुए भोजन होते हैं उनमें उपस्थित जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करना। कोलम क्या करता है? भोजन के में उपस्थित जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, ठीक है। और इसके साथ ही यह केवल और केवल भोजन में उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है और इसके साथ ही जो अपशिष्ट भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रेक्टम की ओर भेज देना। और रेक्टम क्या करता है? अपशिष्ट भोजन के अपशिष्टों को संचित करता है और यह संचित अपशिष्ट समय समय पे एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे उत्सर्जन की प्रक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।